प्रिय विद्यार्थियों, हिंदी विषय के अंतर्गत आज हम पाठ 2 दादी माँ नामक कहानी का अध्ययन करेंगे, जिसके लेखक हैं शिव प्रसाद सिंह। इसमें लेखक ने अपनी दादी के बारे में लिखा है कि दादी माँ कैसे उसकी देखभाल किया करती थी और जब वो छोटी बड़ी शैतानी करता था तो कैसे वो उसे बचाती थी मार खाने से, डांट खाने से। जैसा कि आप सभी लोग जानते हैं कि दादी माँ जो है अपने बच्चों, अपने पोते पोतियों को बहुत स्नेह और प्रेम करती हैं और उन्हें कहानियाँ सुनाती हैं। बच्चे भी इसीलिए उनसे बहुत स्नेह और प्रेम करते हैं। दादी माँ और बच्चों के बीच बहुत लगाव होता है। तो उसी प्रकार लेखक का भी अपनी दादी माँ से बहुत ही लगाव था, बहुत ही स्नेह और प्रेम करता था दादी माँ से। और जब उसे एक दिन ऐसे ही पता चलता है, उसके पास एक पत्र आता है उसके माध्यम से कि उसकी दादी माँ अब नहीं रही, तो अचानक उसके सामने दादी माँ की, आप कह सकते हैं दादी माँ का पूरा चित्र उसके सामने उभर आता है और उस दादी माँ की जितनी भी विशेषताएं थीं, किस प्रकार जो है दादी माँ दूसरों का सहयोग करती थीं, किस प्रकार जो है इसे लेखक को अन्य लोगों से बचाती थीं, डांट डपटने से बचाती थीं या फिर मार पड़ने से, छोटी 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 शैतानियाँ किया करता था तो दादी माँ के पीछे जाकर छिप जाता था। तो अपने दादी माँ की याद को ही लेखक ने इसमें लिखा है। थोड़ा सा लेखक के बारे में भी जान लीजिए। डॉक्टर शिव प्रसाद सिंह का जन्म 19 अगस्त 1928 ईस्वी को जलालपुर गांव, जो कि बनारस में है, हुआ था। और इन्होंने काशी हिंदू विश्वविद्यालय से हिंदी में एमए किया और उसके बाद वहीं अध्यापन का कार्य करने भी लगे। अध्यापन के कार्य के साथ साथ ही इन्होंने हिंदी साहित्य के क्षेत्र में विशेष योगदान दिया। खासकर इन्होंने उपन्यास, कहानी, निबंध, आलोचना इत्यादि लिखा, जिनकी भाषा जो है हिंदी रही। हिंदी में इन्होंने लिखा और इनकी कुछ मुख्य रचनाएं भी रहीं, जैसे नीला चांद, कर्मनाशा की हार, धतूरे का फूल, एक यात्रा सतह के नीचे इत्यादि इनकी प्रमुख रचनाएं भी रही हैं। और इन रचनाओं के कारण ही 1990 ईस्वी में इन्हें साहित्य अकादमी पुरस्कार से पुरस्कृत किया गया, सम्मानित किया गया। और 28 सितंबर 2008 को इनका देहावसान हो गया। तो आइए समझते हैं कि लेखक ने अपनी दादी माँ के बारे में कौन कौन सी विशेषताएं बताई हैं और किस प्रकार जो है वह अपने बचपन की यादें जो हैं उसकी ताज़ा हो जाती हैं, जो वह दादी माँ के साथ जिसने बिताया था अपने गांव की बात। तो इसमें वो शेयर करते हैं, लेखक बताते हैं। देखिए, कमजोरी ही है अपनी, पर सच तो यह है कि जरा सी कठिनाई पड़ते बीसों गर्मी, बरसात और बसंत देखने के बाद भी मेरा मन सदा नहीं तो प्रायः अनमना सा हो जाता। अनमना का मतलब होता है उदास या मन एक जगह न लगना। मेरे शुभ चिंतक मित्र मुंह पर मुझे प्रसन्न करने के लिए आने वाली छुट्टियों की सूचना देते हैं और पीठ पीछे मुझे कमज़ोर और जरा सी प्रतिकूलता यानी विपरीत स्थिति आ जाए उसको हम प्रतिकूलता कहते हैं, से घबराने वाला कहकर मेरा मजाक उड़ाते हैं। मैं सोचता हूँ, अच्छा अब कभी उन बातों को न सोचूंगा। ठीक है, जाने दो, सोचने से होता ही क्या है। पर बरबस का मतलब होता है अचानक, विवश होकर या जबरदस्ती। यहाँ होगा अचानक या विवशतावश। मेरी आंखों के सामने शरद की शीत किरणों के समान स्वच्छ शीतल किसी की धुंधली छाया नाच उठती है। यहाँ जो है कुछ शब्द ऐसे आए हैं जिसका अर्थ आपको जानना चाहिए, जैसे कि अनमना। अनमना का मतलब होता है उदास या मन एक जगह न लगना। बरबस का अर्थ होता है अचानक
या फिर विवश होकर। तो इस पहले पैराग्राफ में लेखक ने अपनी कुछ विशेषताएं बताई हैं और क्यों जो है उसके दोस्त उसे चिढ़ाते थे, क्योंकि वह थोड़ा सा जब विपरीत परिस्थिति उसके सामने आता था तो वो घबरा जाता था, बहुत जल्दी घबरा जाता था। इसलिए जो है उसके दोस्त उसे जो है चिढ़ाते हैं और उसे कमज़ोर या कायर कहते हैं, जो थोड़ी सी विपरीत परिस्थितियों में घबरा जाता था। इसी बीच जो है उसे अपनी दादी माँ का पत्र मिलता है, दादी माँ की मृत्यु का खबर उस पत्र में मिलती है। तो वो बहुत ही विह्वल हो जाता है, बहुत ही भावुक हो जाता है और उसके सामने वो पूरा चित्र दिखने लगता है जो उसने अपनी दादी माँ के साथ बिताए थे, और दादी माँ की कही हुई एक एक बात उसे याद आने लगती है। अब यहाँ लेखक के गांव की विशेषता और एक विशेष ऋतु जो है क्वार के समय में क्या माहौल था उसके गांव का, उसके बारे में कुछ लिखा है यहाँ पर। देखिए, मुझे लगता है जैसे क्वार के दिन आ गए हैं। मेरे गांव के चारों ओर पानी ही पानी हिलोरे ले रहा है। हिलोरे का मतलब होता है लहर। दूर के सिवान से बहकर आए हुए मोथा और साई की अधगली घासें, घेऊर और बनप्याज की जड़ें, ये जितने भी यहाँ पर ये आए हैं, मोथा, साई, अधगली घास यानी जो आधा गली हुई घास, घेऊर, बनप्याज, ये जो है घासों के प्रकार हैं जो पानी में उगते हैं। जड़ें तथा नाना प्रकार की बरसाती घासों के बीज सूरज की गर्मी से खौलते हुए पानी में सड़कर एक विचित्र गंध छोड़ रहे हैं। रास्ते में कीचड़ सूख गया है और गांव के लड़के किनारों पर झाग भरे जलाशय, यानी जब लेखक के गांव में जल एकत्रित हो जाता था तो उसमें दूर दूर से बरसात के समय में तमाम जो है जलीय घासें आती थीं और एकत्रित हो जाती थी, एक जलकुंड बन जाता था और सूर्य की गर्मी से वो सब उसमें सड़ जाया करती थी। सड़ जाने के बाद से उसमें से विचित्र गंध आता था और झाग निकल आता था। लेकिन गांव के बच्चे उसी में कूद कूद के नहाते थे। देखिए यहाँ पे लिखा हुआ है, झाग भरे जलाशयों में धमाके से कूद रहे हैं, यानी बच्चे जो है गांव के बच्चे उसी झाग भरे यानी दुर्गंध से युक्त गंदे जलाशय में कूद कूद स्नान करते हैं और बहुत ही खुश होते हैं। अब उन बच्चों को भले ही कुछ चीज़ें खाने के लिए न मिले जो विशेष ऋतुओं में, विशेष मौसमों में मिलता है, उससे वो भले वंचित हो जाएं, लेकिन उन्हें इस समय उस तालाब में नहाने से कोई नहीं रोक सकता। अगर रोकता तो वो नाराज होते, रोने लगते। यहाँ पे देखिए दिया हुआ है, मौसम की अपनी अपनी बातें होती हैं। आषाढ़ में आम और जामुन न मिले चिंता नहीं, अगहन में चूड़ा और गुड़ न मिले दुख नहीं, चैत के दिनों में लाई के साथ गुड़ की पट्टी न मिले अफसोस नहीं, पर क्वार के दिनों में इस गंधपूर्ण झाग भरे जल में कूदना न हो तो बड़ा बुरा मालूम होता था। मैं भीतर हुड़क रहा था। हुड़कना का मतलब घुट रहा था, क्योंकि लेखक उस समय बीमार पड़ गया था और दादी माँ उसे मना कर रही थी बच्चों के साथ उस झाग भरे जलाशय में नहाने के लिए, और उसकी आंखों के सामने ही बच्चे उस जलकुंड में या तालाब में कूद कूद स्नान कर रहे थे। इसलिए भीतर ही भीतर यह हुड़क रहा था, अर्थात घुटन हो रही थी कि काश मैं भी ठीक होता तो आज जाके उसमें स्नान करता, उस जलाशय में कूदता। एक दिन ही कूद सका था। इससे पहले लेखक उसमें 1-2 दिन आनंद ले चुका था स्नान का, लेकिन वो बीमार पड़ गया, उसकी हालत ख़राब हो गई, अर्थात उसे ज्वर यानी बुखार हो गया, साधारण दर्द बुखार हो गया, जिससे दादी माँ जो है उसे बाहर जाने से मना करने लगी। यहाँ लेखक ने दादी माँ की कुछ विशेषताएं लिखी हैं, जैसे कि दादी माँ किस प्रकार से घरेलू राजवैद्य थी, यानी वैद्य थी। घरेलू नुस्खे, दादी माँ के घरेलू नुस्खे बहुत काम के थे। छोटी मोटी बीमारियों के लिए दादी माँ जो है स्वयं जड़ी बूटियाँ कूट कर लाया करती थीं और लेखक को समय समय से दिया करती थीं। तो इस प्रकार लेखक यहाँ पे आगे लिखता है कि मुझे छोटी छोटी बीमारियाँ जो है या बीमार पड़ना,
छोटी बीमारी से कुछ समय के लिए बीमार पड़ना अच्छा लगता था, क्योंकि उस समय दादी माँ मेरी सेवा किया करती थी। समय से जो है खाना, दवा, फिर पंखा करना इत्यादि जो उसको सब सुख सुविधाएं मिला करती थी, इससे वो खुश रहता था। देखिए यहाँ पे दिया, थोड़ा थोड़ा ज्वर हो, सर में साधारण दर्द और खाने के लिए दिन भर नींबू और साबू उनको मिलता था। साबूदाना, साबू करते तो साबूदाना और नींबू। लेकिन इस बार ऐसी चीज़ नहीं थी। ज्वर तो चढ़ा तो चढ़ता ही गया, रजाई पर रजाई, और उतरा रात 12 बजे के बाद, यानी ज्वर थोड़ा सा अधिक हो गया। इससे लेखक को कहीं बाहर जाने मना हो गया, दादी माँ उसे जाने नहीं देती थी। अगला पैराग्राफ है, दिन में मैं चादर लपेटे सोया था। और हाँ देखिए, इस पैराग्राफ में ये बताया गया है कि उसी जलाशय में दादी माँ भी स्नान करके आ रही थी। स्नान करके आई, और वो कैसे दिख रही थी इसके बारे में उन्होंने लिखा है कि पतले दुबले स्नेह सने शरीर पर सफ़ेद किनारीहीन धोती पहने, सन से सफ़ेद बाल, सन के समान सफ़ेद बाल थे, इतने सफ़ेद हो गए थे। बालों के सिरों पर सद्य टपकते हुए जल, सद्य का मतलब होता है गीले या नम, आप कह सकते हैं। सद्य टपकते हुए जल की शीतलता आते ही उन्होंने सर पेट छुए, यानी वो आते ही क्या करती हैं, लेखक के सर और पेट को छूती हैं, यानी उसकी तबीयत जानने की कोशिश करती हैं कि ठीक है पहले से कि नहीं। आंचल की गांठ खोल किसी अदृश्य शक्तिधारी के चबूतरे की मिट्टी मुंह में डालती हैं। और थोड़ा सा यहाँ जो है अंधविश्वास की भावना को भी लेखक ने बताया कि कैसे दादी माँ को ये विश्वास था कि किसी बाबा के यहाँ से वो राख लेकर आई थी, जो अपने आंचल में उन्होंने बांध रखा था, और लेखक के मुंह में उसमें से निकाल कर थोड़ा सा खिला देती हैं ताकि ये इसका बुखार जल्दी ठीक हो जाएगा। इसके साथ ही साथ वो घरेलू नुस्खे भी अपनाती हैं, जैसे वह कपड़े सर पर दालचीनी का लेप करती हैं और 20 बार छू छू कर ज्वार का अनुमान लगाती हैं। अर्थात वो हाथ से छू कर ज्वार का अनुमान लगाती हैं कि ज्वार यानी ज्वर जो है, सॉरी ज्वार मैं कह रहा हूँ, ज्वर यानी बुखार, फीवर अधिक है या कम है। तो ये है, इसके बारे में बताया गया इसमें। अब अगला पैराग्राफ इसमें है, उसमें कहा गया है, दादी माँ को गवई गांव की 50 किस्म की दवाइयों के नाम याद थे। जैसा कि मैंने आपको बताया था कि दादी माँ एक तरह से घरेलू वैद्य थी, और वो घरेलू नुस्खे उनके पास जो है 50 किस्म के थे। गांव में यदि कोई बीमार होता तो उसके पास पहुंचती और वहाँ भी वही काम करना शुरू कर देती, सबको राय देती, बताते हैं कि नहीं ये खिला दो, ये दे दो, ये काढ़ा बना दो। हाथ छूना, माथा छूना, पेट छूना, फिर भूत से लेकर मलेरिया, सरसाम, निमोनिया तक का अनुमान विश्वास के साथ सुनाती। और जब बुखार वगैरह नहीं ठीक होता तो यहाँ तक कि वो बता देती कि ने किस भूत ने पकड़ लिया है, क्या हो गया है, मलेरिया हो गया है या निमोनिया हो गया है। तो वो अनुमान से ये सब बीमारियों के बारे में बताया करती थी। महामारी और विसूचिका के दिनों में, हाँ यहाँ एक शब्द आया है, दो, महामारी, विसूचिका। विसूचिका का मतलब होता है संक्रामक रोग। महामारी जैसे मान लीजिए इस समय जो ये कोरोना जो फैला हुआ है वो भी एक महामारी ही है। तो उस समय, पुराने समय में भी इस तरह की तमाम महामारियाँ आया करती थी। दिनों में रोज़ सवेरे उठकर स्नान के बाद लवंग और गुड़ मिश्रित यानी मिलाकर जलधार, गूगल और धूप ये जो है घरेलू दवाइयाँ बनाती थीं, वो औषधियाँ बनाया करती थीं मिला कर इन सब चीज़ों को। सफाई कोई उनसे सीख ले, अर्थात वो बहुत साफ सफाई पर ध्यान दिया करती थीं। दवा में देरी होती तो मिश्री या शहद खत्म हो जाता, चादर या गिलाफ नहीं बदले जाते, यानी वो साफ सफाई या समय के अनुसार जो है दवा लेते रहना, इस पर बहुत ध्यान दिया करती थी। यदि कोई इसकी इसको देखकर अगर नज़रअंदाज करता इन सब चीज़ों को तो वो बहुत डांटती भी थी। आगे यहाँ पे दिया हुआ है कि कुनैन मिक्सर की शीशी, यहाँ जो
कुनैन मिक्सर की शीशी की तीताई यानी तीखापन। कुनैन मिक्सर एक कड़वा कसैला जो है, ये भी दवा के रूप में उपयोग किया जाता है। इसको पदार्थ होता है जो बहुत ही कसैला होता है, के डर से बुखार भी भाग जाता है। लेखक कहता है कि अगर जब दादी माँ ये सुनाती कि हमें कुनैन मिक्सर की शीशी से दवा लेना है, वो इतना तीखा होता था, इतना तीखा कि लेखक जो है कह रहा है कि उसे देखकर ही हमारा बुखार भाग जाता था। पर इस बार जो है ये बुखार लंबे समय तक उसके साथ रहा, इतनी आसानी से नहीं गया। इसके बाद अगले पैराग्राफ में दादी माँ की कुछ अन्य विशेषताओं को भी बताया लेखक ने, जैसे कि किशन भैया की शादी में दादी माँ किस तरह से बहुत उत्साहित और आनंदित थीं। दिन भर वो काम में बिजी रहती थीं। उन्हें ऐसा लगता था कि यदि मैं ये काम इन लोगों को नहीं बताऊंगी, नहीं सौंपूंगी तो काम अधूरा ही रह जाएगा, और सबको जा जाकर समझाती थी कि ये करो, ऐसा मत करो, ये चीज़ लाना, ये सामान लाना, अभी ये चीज़ आया ही नहीं। तो कुल मिला जुला के बहुत ही सक्रिय रहती थी, बहुत ही एक्टिव रहती थी। वृद्धावस्था में भी इतनी एक्टिव थी। इसी प्रकार जो है उनके दयालुपन का, वो कितनी दयालु थी, इसका एक उदाहरण इसमें लेखक ने रामी की चाची के रूप में दिया है कि रामी की चाची ने उनसे उधार लिया था और वो पुनः आई थी कुछ पैसे मांगने के लिए अपनी बेटी के विवाह के लिए। तो किस तरह से दादी माँ उन्हें बहुत पहले डांटती हैं और वो पैसा मांगती हैं, लेकिन कुछ समय बाद वह स्वयं उसे 10 रुपये निकाल के देती हैं और वो पुराना कर्ज माफ़ कर देती हैं और खुद कहती हैं कि ये 10 रुपये लो और अपनी बेटी की शादी करो, उसमें कोई बाधा नहीं आनी चाहिए। तो रामी चाची जो है उनका बहुत एहसान मानती हैं और वो बहुत खुश हो जाती हैं कि दादी माँ इतनी दयालु हैं। तो इस प्रकार जो है उनके दया भाव को भी लेखक ने यहाँ उजागर किया है। देखिए किस तरह से यहाँ पर लिखा हुआ है, तेरी आंख में तो शर्म है ही नहीं। पहले वो किस तरह से रामी की चाची को डांटती हैं, मांगने के समय कैसी आई थी, पैरों पर नाक रगड़ती फिरी, किसी ने एक पाई भी न दी, अब लगी है आजकल करने फसल में दूंगी, फसल में दूंगी, अब क्या तेरी खातिर दूसरी फसल कटेगी। यानी पहले वो किस तरह से डांटती हैं, और जब वो उनके पैर पकड़ने जाती हैं तो कहती हैं हट हट, अभी नहा के आई हूँ। दादी माँ कहती हैं कि पीछे हट अभी, और वो कहती है उनके पैरों पर झुक जाती है, बिटिया की शादी है, आप ना दया करेंगी तो उस बेचारी का निस्तार कैसे होगा। जाने दो दादी, मैंने इस अप्रिय प्रसंग को हटाने की गरज से कहा। अब लेखक बीच में उन दोनों के प्रसंग में चल रहा है, तब तक लेखक बीच में बोल पड़ता है कि जाने दो दादी माँ, क्यों इन्हें डांट रही हो। तो इसे भी डांट कर चुप करा देती है, यानी लेखक को भी वो डांट कर चुप करा देती हैं। बाद में जब लेखक को पता चलता है कि उन्होंने रामी की चाची के कर्ज माफ़ कर दिए हैं और ऊपर से 10 रुपये भी दिए हैं, जो दादी माँ को आशीर्वाद देते हुए वहाँ से चली जाती हैं। तो ये तो थी आदि कहानी। आदि कहानी कंप्लीट हो गई है। इतना आप इस वीडियो को सुनिएगा ध्यान से, ऑडियो वीडियो को, और कोई समस्या होगी तो आप पूछिएगा। अभी तक के लिए इतना ही, धन्यवाद।